नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का 13वां अध्याय। आँख की किरकिरी से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आगे के अध्यायों का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य लेखकों की उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी और उपन्यास पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आँख की किरकिरी उपन्यास, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, भाग 13। आशा ने एक दिन अन्नपूर्णा से पूछा, अच्छा मौसा जी तुम्हें याद आते हैं? अन्नपूर्णा बोली, महज 11 साल की उम्र में ही विधवा हुई। पति की सूरत मुझे छाया सी धुंधली याद है। फिर तुम किसकी बात सोचती हो? अन्नपूर्णा हंसकर बोली, अब मैं उन भगवान को याद करती हूँ जिनमें मेरे पति हैं। इससे तृप्ति होती है? स्नेह से आशा के माथे पर हाथ फेरते हुए अन्नपूर्णा ने कहा, मेरे मन की तू क्या समझेगी बिटिया? आशा अपने मन में सोचने लगी, और मैं जिनकी बात आठों पहर सोचा करती हूँ वे क्या मेरे मन को नहीं जानते? मैं ठीक से चिट्ठी नहीं लिख सकती, इसलिए उन्होंने मुझे पत्र ही लिखना बंद कर दिया। इधर कुछ दिनों से उसे महेंद्र की चिट्ठी नहीं मिली। एक सांस लेकर आशा ने मन में सोचा, इस वक्त मेरी आँख की किरकिरी पास रही होती तो मेरे मन की बात चिट्ठी में ठीक ठीक लिख देती। अच्छी तरह से ना लिखी गई चिट्ठी का कोई मोल पति के लिए ना होगा। यह सोचकर आशा ने चिट्ठी नहीं लिखी। जितना ही जतन से लिखना चाहती उतना ही चिट्ठी बिगड़ जाती। मन की बातों को जितना ही सुलझा सहेज कर लिखना चाहती उसकी पंक्तियां पूरी न पड़ती, मगर सिर्फ एक शब्द मेरे देवता लिखने से ही अंतर्यामी महेंद्र सब कुछ समझ सकता तो आशा का पत्र लिखना सार्थक हो जाता। ईश्वर ने प्रेम दिया है, थोड़ी सी भाषा क्यों न दी। संध्या की आरती के बाद अन्नपूर्णा मंदिर से लौटी तो आशा धीरे धीरे उनके पैर सहलाने लगी। बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। उसके बाद आशा बोली, अच्छा मौसी, तुम तो कहती हो कि देवता के समान पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है, लेकिन जो स्त्री मूर्ख हो, जिसे बुद्धि ना हो, जिसे यह ना मालूम हो कि पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, वह क्या करे? अन्नपूर्णा देर तक आशा की ओर देखती रही। एक लंबी सांस छोड़कर बोली, मूर्ख तो मैं भी हूँ बिटिया, मगर फिर भी तो मैं भगवान की सेवा करती हूँ। आशा ने कहा, भगवान तो तुम्हारे मन को समझते हैं, तभी वे खुश होते हैं, लेकिन यूँ समझो स्वामी अगर मूर्ख स्त्री की सेवा से संतुष्ट ना हो। अन्नपूर्णा, सबको खुश करने की शक्ति सब में नहीं होती बेटी, लेकिन स्त्री अगर तहे दिल से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पति की सेवा और गृहस्थी के काम करती है तो पति चाहे नाचीज समझकर उसे ठुकरा दे, स्वयं जगदीश्वर जतन से उसे चुन लेते हैं। जवाब में आशा चुप रही। मौसी द्वारा दी गई सांत्वना को उसने अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बात उसके दिमाग में हरगिज ना बैठ सकी कि पति जिसे नाचीज समझकर ठुकरा देंगे उसे जगदीश्वर सार्थक कर सकेंगे। वह सिर झुकाए मौसी के पांव सहलाती रही। अन्नपूर्णा ने इस पर आशा को अपने और करीब खींच लिया, उसके माथे को चूमा, रूंधे कंठ को बलपूर्वक खोलकर बोली, चुन्नी, तकलीफ झेलकर जीवन में जो सबक सीखा जा सकता है केवल सुनकर वह संभव नहीं। तेरी इस मौसी ने भी तेरी उम्र में संसार से लेन देन का बहुत बड़ा नाता जोड़ लिया था। उस समय मेरे भी जी में तेरे ही तरह होता था कि मैं जिसकी सेवा करूंगी वह आखिर संतुष्ट क्यों ना होगा, जिसकी पूजा करूंगी उसका प्रसाद भला क्यों ना मिलेगा, जिसके भले की करूंगी वह मेरी चेष्टा को भली क्यों ना समझेगा। लेकिन हर कदम पर देखा वैसा नहीं होता, और अंत में एक दिन दुनिया को छोड़कर चली है। और आज यह पा रही हूँ कि मेरा कुछ भी बेकार नहीं हुआ। असल में बिटिया, जिससे लेन देन का सही संबंध है, जो संसार की इस पैठ के असली महाजन है, वही मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। आज मेरे अंतर में बैठकर उन्होंने यह बात कबूल की। काश तब तो यह जानती होती, अगर संसार के कर्म को उनका समझकर करती, उन्हीं को दे रही हूँ यह समझकर संसार को अपना हृदय देती, तो फिर कौन था जो मुझे दुख दे सकता है। बिस्तर पर पड़ी पड़ी आशा बड़ी देर तक बहुत बातें सोच रही, लेकिन तो भी ठीक ठीक कुछ ना समझ सकी।
आशा के बड़े चाचा के लौट जाने का दिन आया। जाने के पहले दिन शाम को अन्नपूर्णा ने आशा को अपनी गोदी में बिठाकर कहा, चुन्नी, मेरी बिटिया, संसार के शोक दुख से सदा तुझे बचाते रहने की शक्ति मुझ में तो नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जहाँ भी जितना भी कष्ट क्यों ना मिले, अपने विश्वास, अपनी भक्ति को दृढ़ रखना, तेरा धर्म जिससे अटूट रहे। आशा ने उनके चरणों की धूल ले ली। बोली, आशीर्वाद दो मौसी, ऐसा ही हो। आशा लौट आई। रूठकर विनोदिनी ने कहा, अरे भाई किरकिरी, इतने दिन पीहर रही, खत लिखना भी पाप था क्या? आशा, और तुमने तो लिख दिया हो जैसे। विनोदिनी, मैं पहले क्यों लिखती? पहले तुम्हें लिखना था। विनोदिनी के गले से लिपटकर आशा ने अपना कसूर मान लिया। बोली, जानती तो हो मैं ठीक ठीक लिख नहीं पाती, खासकर तुम जैसी पंडिता को लिखने में शर्म आती है। देखते ही देखते दोनों का विषाद मिट गया और प्रेम उमड़ आया। विनोदिनी ने कहा, आठों पहर साथ रहकर तुमने अपने पति देवता की आदत बिल्कुल बिगाड़ रखी है। कोई हरदम पास ना रहे तो रहना मुश्किल। आशा, तभी तो तुम पर जिम्मेदारी सौंप गई थी, और साथ कैसे दिया जाता है यह तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हो। विनोदिनी, दिन को तो किसी तरह से कॉलेज भेजकर निश्चिंत हो जाती थी, मगर सांझ को किसी भी तरह छुटकारा नहीं। किताब पढ़कर सुनाओ और ना जाने क्या क्या, पूछो मत, मचलने का अंत नहीं। आए ना काबू, जब जी बहलाने में पटु हो तो लोग छुट्टी क्यों दे? आशा ने कहा। विनोदिनी, मगर सावधान बहन, भाई साहब कभी कभी तो ऐसी अति कर बैठते हैं कि धोखा होने लगता है। धोखा होने लगता है कि शायद मैं जादू मंत्र जानती हूँ। आशा, जादू तुम नहीं जानती तो कौन जानता है? तुम्हारी विद्या जरा मुझे आ जाती तो मैं जी न जाती। विनोदिनी, क्यों, किसके बंटाधार का इरादा है? जो सज्जन घर में है उन पर रहम करके किसी और को मोहने की कोशिश भी ना करना। विनोदिनी को तर्जनी दिखाकर आशा बोली, चुप भी रह, क्या क्या बकबक करती है। काशी से लौटने के बाद पहली बार आशा को देख महेंद्र ने कहा, तुम्हारी सेहत तो पहले से अच्छी हो गई, काफ़ी तंदुरुस्त होकर लौटी हो। आशा को बड़ी शर्म आई। उसकी सेहत अच्छी नहीं रहनी चाहिए थी, मगर उस गरीब का बस नहीं चलता। आशा ने धीमे से पूछा, तुम कैसे रहे? पहले की बात होती तो महेंद्र कुछ तो मजाक और कुछ मन में कहता, मरा मरा, मगर अभी मजाक करते ना बना। गले तक आकर अटक गया। कहा, बेजा नहीं, अच्छा ही था। आशा ने गौर किया, महेंद्र पहले से कुछ दुबला ही हो गया है, चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों में कैसी एक तेज चमक है, कोई भीतरी भूख मानो आग की जीभ से उसे चाटे जा रही हो। आशा पीड़ित होकर सोचने लगी, स्वामी अपने तंदुरुस्त नहीं है यहाँ, और मैं क्यों काशी चली गई? पति दुबले हो गए और खुद वह तगड़ी हो गई। इसके लिए उसने अपनी ही सेहत को धिक्कारा। महेंद्र देर तक सोचता रहा, अब कौन सी बात की जाए। बोला, चाची मजे में हैं? उत्तर में कुशल क्षेम पाकर पूछने को दूसरी बात मन में लाना उसके लिए मुहाल हो गया। पास ही एक फटा पुराना अखबार पड़ा था, उसे उठाकर वह अनमना सा पढ़ने लगा। आशा सिर झुकाए सोचने लगी, इतने दिनों के बाद भेंट हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलकर ठीक से बात क्यों नहीं की? बल्कि लगा मेरी ओर से उन्हें ताकते भी ना बना। महेंद्र कॉलेज से लौटा। जलपान करते समय राजलक्ष्मी थी। आशा भी घूंघट निकाले पास ही दरवाजा पकड़े खड़ी थी, लेकिन कोई और ना था। राजलक्ष्मी ने परेशान सी होकर पूछा, आज तेरी तबीयत कुछ खराब है क्या महेंद्र? जैसे ऊब गया हो महेंद्र बोला, नहीं ठीक है। राजलक्ष्मी, तो फिर कुछ खा क्यों नहीं रहा है? महेंद्र फिर खींचे हुए स्वर में बोला, खा तो रहा हूँ, और कैसे खाते हैं? गर्मी की सांझ, बदन पर एक हल्की चादर डाल महेंद्र छत पर इधर उधर घूमने लगा। बड़ी उम्मीद थी कि इधर जो पढ़ाई नियम से चल रही थी वह वैसी ही चलेगी। आनंद मठ लगभग खत्म हो चला, गिने चुने कुछ अध्याय रह गए हैं। यूँ जितनी भी निर्दयी हो विनोदिनी, ये बाकी अध्याय वह जरूर पढ़कर सुनाएगी। लेकिन शाम हो गई और महेंद्र को कुछ हासिल ना हुआ तो वह सोने चला गया। सजी सवरी शर्माई आशा धीरे धीरे कमरे में आई। देखा महेंद्र बिस्तर पर सोया है। वह यह न सोच पाई कि किस तरह आगे बढ़े। जुदाई के बाद जरा देर के लिए एक नई लज्जा होती है। जहाँ से जुदा होते हैं दोनों, ठीक वहाँ से मिलने से पहले एक दूसरे के लिए नए संभाषण की उम्मीद होती है। अपनी उस चीर परिचित सेज पर आशा आज बेबुलाए कैसे जाए। दरवाजे के पास देर तक खड़ी रही। महेंद्र की कोई आहट ना मिली। धीमे धीमे पग पग बढ़ी। अचानक किसी गहने की आवाज़ हो उठती तो मारे शर्म के मर सी जाती।
धड़कते हृदय से वह मच्छरदानी के पास आकर खड़ी हुई। लगा महेंद्र सो गया है। उसका सारा साज श्रृंगार उसे सर्वांग के बंधन सा लगा। उसकी यह इच्छा होने लगी कि बिजली की गति से भाग जाए और जहां जाकर कहीं और सो रहे। अपने जानते भरसक चुपचाप संकुचित होकर आशा बिस्तर पर गई। फिर भी इतनी आवाज़ जरूर हुई कि महेंद्र अगर सचमुच ही सोया रहता तो जाग जाता, लेकिन आज उसकी आंखें न खुली, क्योंकि दरअसल तो वह सो ही नहीं रहा था। वह पलंग के एक किनारे करवट लिए पड़ा था। लिहाजा आशा उससे पीछे लेट गई। पड़ी पड़ी आशा आंसू बहा रही थी। उधर मुंह करके सोने के बावजूद महेंद्र को इसका साफ पता चल रहा था। अपनी बेरहमी से वह चक्की की तरह कलेजे को पीस कर दुखा रहा था, लेकिन वह क्या करे, कैसे स्नेह जताए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आशा ने खुद ही उसकी यह मुसीबत भगा दी। वह तड़के ही अपमानित साज श्रृंगार लिए उठकर चली गई। वह भी महेंद्र को अपना मुंह ना दिखा सकी। आशा सोचने लगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया? लेकिन असली आफत जहाँ थी वहाँ उसकी नज़र ही ना पड़ी। महेंद्र विनोदिनी को प्यार कर सकता है, इसकी संभावना तक उसके मन में ना आ सकी। दुनिया के अनुभव उसे कुछ थे नहीं। उसके सिवा विवाह के कुछ ही दिन बाद से महेंद्र को जैसा समझ लिया था वह उसके सिवा भी कुछ हो सकता है, इसकी उसने कल्पना भी न की। महेंद्र आज कुछ पहले ही कॉलेज गया। कॉलेज जाते वक्त आशा सदा खिड़की के पास आ खड़ी होती और महेंद्र गाड़ी में से एक बार झांक लेता। यह उसका सदा का नियम था। इसी आदत के मुताबिक यंत्रवत वह खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। अभ्यासवश महेंद्र ने भी एक बार निगाह उठाकर ताका। देखा आशा खिड़की पर खड़ी है। देखते ही महेंद्र नज़र झुकाकर अपनी गोद में रखी किताबें देखने लगा। आंखों में वह नीरव भाषा कहाँ थी, कहाँ थी वह बोलती हुई मुस्कान। गाड़ी निकल गई। आशा वहीं जमीन पर बैठ गई। यह दुनिया, यह गृहस्थी, सबका स्वाद फीका पड़ गया। अचानक आशा को लगा, हाँ समझी, बिहारी बाबू काशी गए थे, यही सुनकर शायद वे नाराज है। इसके सिवा और तो कोई अप्रिय घटना इस बीच नहीं घटी, मगर इसमें मेरा क्या कसूर? सोचते सोचते एक बार अचानक मानो उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद महेंद्र को यह शंका हो गई, बिहारी के काशी जाने में उसकी भी सांठगांठ थी। राम राम, ऐसी शंका, शर्म की तो हद हो गई। महेंद्र अचानक गाड़ी से झांककर आशा का जो मलिन करुण मुखड़ा देख गया, उसे वह दिन भर अपने मन से ना मिट सका। कॉलेज के लेक्चरों, छात्रों की कतारों में वह खिड़की, आशा का वह रूखा सूखा चेहरा, बिखरे बाल, मैली धोती और वह आकुल व्याकुल दृष्टि बार बार साफ लकीरों में खिंच खिंच कर आने लगी। कॉलेज का काम खत्म करके वह गोल दिघे के किनारे टहलने लगा। शाम हो गई। वह फिर भी तय न कर सका कि आशा से कैसा बर्ताव किया जाए। दयापूर्ण छल या कपट रहित निष्ठुरता, कौन सा उचित है? विनोदिनी का वह त्याग करे या ना करे, बात मन में ही ना आई। दया और प्रेम दोनों का दावा वह कैसे करे? आखिर उसने यह कहकर अपने मन को समझाया, आज भी आशा के प्रति उसका जो प्रेम है वह बहुत ही कम स्त्रियों को नसीब होता है। वह स्नेह, वह प्रेम मिलता रहे तो आशा संतुष्ट क्यों ना रहेगी? विनोदिनी और आशा दोनों को जगह देने की योग्यता महेंद्र के प्रशस्त हृदय में है। विनोदिनी से उसका संबंध जिस पवित्र प्रेम का है, उससे दाम्पत्य में किसी तरह की आँच न आएगी। मन को इस तरह समझाकर उसने एक भार उतार फेंका। दोनों में से किसी को छोड़े बिना दो चंद्रमा वाले ग्रह की तरह वह मजे में जीवन के दिन काट लेगा। यह सोचकर उसका जी खिल उठा। यह सोचकर वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। आज जरा पहले ही वह बिस्तर पर जा लेटेगा और स्नेह जतन से, मीठे वचन से आशा के मन की सारी वेदना धो देगा। उसके खाने के समय आशा मौजूद न थी, लेकिन सोने तो आएगी ही, यह सोचकर महेंद्र बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस सन्नाटे में सूनी सेज पर किस स्मृति ने महेंद्र के मन को छा लिया। विष वृक्ष के लिए विनोदिनी से उस दिन की छीना झपटी याद आई। सांझ के बाद विनोदिनी कपाल कुंडला पढ़कर सुनाना शुरू करती। धीरे धीरे रात हो जाती। घर के सारे लोग सो जाते। सूने कमरे की स्तब्ध निर्जनता विनोदिनी की आवाज़ आवेश से मानो धीमी हो आती, रूंध सी जाती। अचानक वह अपने को जब्त करके उठ खड़ी होती, किताब रख देती। महेंद्र कहता, चलो मैं तुम्हें सीढ़ी तक छोड़ाऊँ। ये बातें याद आने लगी
और सर्वांग में सिरहन होने लगी। रात क्रमशः ज़्यादा होने लगी। महेंद्र को रह रहकर आशंका होने लगी, जब आशा आएगी तब आएगी, लेकिन वह ना आई। महेंद्र ने सोचा, मैं तो अपने कर्तव्य के लिए तैयार था, अब अगर वह नहा कि नाराज होकर ना आए तो मैं क्या करूं? और गहरी रात में उसने विनोदिनी के ध्यान को गाढ़ा कर लिया। जब 1 बज गया तो महेंद्र से ना रहा गया। मसहरी हटाकर वह बाहर निकला, छत पर गया, देखा चांदनी रात बड़ी सुहानी हो रही है। महेंद्र को कि जमाने से रुकी पड़ी आकांक्षा अब अपने आप को ना रोक सकी। जब से आशा आई, विनोदिनी की झलक भी ना दिखाई दी। चांदनी से उंगी सूनी रात महेंद्र को मोह से आच्छन्न करके विनोदिनी की तरफ ठेल ले जाने लगी। महेंद्र नीचे उतरा, विनोदिनी के कमरे के पास गया, देखा कमरा बंद नहीं है। अंदर गया, सेज बिछी थी, उस पर कोई सोया ना था। कमरे में आहट पाकर दक्षिण वाले खुले बरामदे से विनोदिनी ने पूछा, कौन है? रूंधे हुए गीले स्वर में महेंद्र बोला, मैं हूँ विनोद। और महेंद्र सीधा बरामदे में पहुंच गया। गर्मी की रात, बरामदे में चटाई डालकर विनोदिनी के साथ राजलक्ष्मी सोई थी। उन्होंने कहा, महेंद्र, इतनी रात को तू यहाँ कैसे? अपनी काली घनी बाहों के नीचे से विनोदिनी ने महेंद्र पर वज्र कटाक्ष कर डाला। महेंद्र ने कोई जवाब न दिया, तेजी से वहां से चला गया।